ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग पढ़ चुके थे बेसिकली सारा का सारा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुका था। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि बेसिकली है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेसिकली हम लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे: रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हम आपको ये भी बताए थे कि जो मेन एप्लीकेशन है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इज़ टू डिटरमाइन द मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। क्लियर? तो हम लोग सारे केस में डिटरमाइन भी करना सीखे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, एंड दैट इज़ द केस ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। दैट इज़ द केस ऑफ बेसिकली एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। चलिए देखिए, मोलर मास तो हम लोग जानते हैं, एक मोल किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी चीज़ का 1 मोल अगर लेंगे तो उसका जितना मास होगा दैट विल बी द मोलर मास। बट हेयर इट इज़ एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मतलब थोड़ा सा डिफरेंट, अलग तरीके का मोलर मास। जैसे अगर हम लोग बात करें किसी भी चीज़ का, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH की अगर हम लोग बात करें तो ये सॉल्यूट है हमारा। तो इस सॉल्यूट का अगर हम लोग मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास दैट मीन्स 1 मोल का मास, और मोलर मास ऑलवेज ग्राम में आता है। जबकि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, एक मॉलिक्यूल का मास, तो वो एटॉमिक मास यूनिट AMU में आएगा। तो इसका हो गया हमारा 23, ऑक्सीजन का हो गया 16, हाइड्रोजन का हो गया 1, दैट इज 23 + 16 इज 39 + 1 दैट इज बेसिकली 40। ठीक है। तो अगर इसका मोलर मास हम लोग कैलकुलेट किए तो आ गया आपका 40 ग्राम। क्लियर? लेकिन हम लोग इधर में ऐसे नॉर्मल तो इसका मोलर मास हमारा 40 ग्राम ही है, तो यही आना चाहिए जब किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर हम लोग NaOH का कैलकुलेट करेंगे तो। बट हम लोग अभी देखेंगे कि कुछ केस में क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास ही चेंज कर जाएगा। बट मोलर मास तो किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी सब्सटेंस का वो तो कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं करना चाहिए, वो तो सेम होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि NaOH अगर मेरा वाटर में डिजॉल्व है तो उसका मोलर मास 40 ग्राम हो जाएगा, और NaOH अगर हमारा बेंजीन में डिजॉल्व है तो उसका मोलर मास 56 ग्राम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड वही तो है, तो उसके 1 मोल का मास कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग अभी देखेंगे कि कुछ केसेस में चेंज कर जाता है, जो कि गलत है हमारा। तो उसी चीज़ को या उस गलत चीज़ को, इनकरेक्ट चीज़ को हम लोग करेक्ट करने के लिए एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट फैक्टर इज बेसिकली वांट्स हॉफ फैक्टर। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि गलत होता किसकी वजह से। जैसे आप ये पढ़े होगे, जैसे अगर आप एक बात और ध्यान दिए होगे तो हम लोग जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं तो उसमें हम लोग हमेशा ध्यान दिए थे कि जो भी सॉल्यूट हम लोग सॉल्वेंट में मिक्स करते थे, दैट सॉल्यूट इज़ ऑलवेज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। नॉन वोलाटाइल ऑस्मोटिक प्रेशर को छोड़ करके, नॉन वोलाटाइल मतलब जो आसानी से वेपराइज नहीं हो सकता है। साथ में हम लोग ये भी लिखते थे नॉन वोलाटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये हो गया कि वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद या सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने के बाद वो आयन में कभी भी कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आयन में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट हमारा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा कुछ। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम लोग हमेशा लेते थे। जैसे कोई भी चीज़, जैसे ग्लूकोज ले लो आप, तो ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर में डिजॉल्व करने के बाद वो ब्रेक नहीं करेगा। तो इस सब टाइप का हम लोग सॉल्यूट को हमेशा कंसीडर कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा सॉल्यूट है हमारा कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसी की बात कर लें NaOH, तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर बेसिकली दैट सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसका एक्वस स्टेट मतलब वाटर में डिजॉल्व किया हुआ स्टेट, या फिर मोल्टेन स्टेट मतलब उसका पिघला हुआ स्टेट अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो दैट सब्सटेंस इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। जैसे बात करें तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के ही पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है नहीं है, देन हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है वो तो सिंपल सा समझ में आया। मोलर मास जो कि एबनॉर्मल है, मतलब कैजुअल या नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे कुछ डिफरेंट आ रहा है, जो कि मिस्टेक है, गलत है हमारा, उसको हम लोग करेक्ट भी करेंगे। देखिए इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली वैसा सब्सटेंस होता है दैट सब्सटेंस हुज एक्वस और मोल्टेन स्टेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जिसका एक्वस या फिर मोल्टेन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
हमारा NaCl हो गया। तो जैसे ही NaCl सॉल्ट है आपका, अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये तुरंत अपने आयंस में टूट जाएगा, Na+ और किस चीज़ में, Cl- में। और आप जानते ही होंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज का फ्लो होना चाहिए, मतलब चार्ज का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे कटायन, ये क्या हो गया, अनायन। तो चार्ज पार्टिकल का या चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन हुआ तो ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है ना। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोलाइट होगा कि नहीं होगा, होगा। बट ये सॉलिड स्टेट में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप ये भी पढ़े होंगे कि जब एक कटायन है दूसरा अनायन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तभी तो पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तब इस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में। एंड गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और आप ये पढ़े ही होंगे कि आयनिक बॉन्ड हमारा जो भी आयनिक कंपाउंड होता है, मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा, वो कभी भी सॉलिड स्टेट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, वो लिक्विड नहीं तो मोल्टेन स्टेट में करता है। तो NaCl जब सॉलिड होगा सॉल्ट, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा भी वाटर का प्रेजेंस है या फिर उसको आप मोल्टेन स्टेट ले रहे हो तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन करेगा। चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन कर लिया मतलब चार्ज का फ्लो पॉसिबल है, चार्ज का फ्लो पॉसिबल है मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंस हुज एक्वस स्टेट और मोल्टेन स्टेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। वैसा सब्सटेंस जिसका एक्वस स्टेट या फिर मोल्टेन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, दैट सब्सटेंस इज बेसिकली क्या चीज़, इलेक्ट्रोलाइट। दो टाइप का होता है बेसिकली। फर्स्ट वन इज, आप ये सब पढ़ रखे होंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको याद दिला रहा हूँ। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? नाम से क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइट तो जिसका एक्वस या मोल्टेन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो काफ़ी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया। अब देखिए कोई भी हमारा चार्ज स्पेसिस है, जैसे कटायन की बात करें हम लोग, कटायन मतलब कौन सा चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला। अगर हम लोग बात करें अनायन का, दैट मीन्स कौन सा चार्ज वाला, निगेटिव चार्ज वाला। तो जब तक इसका फॉर्मेशन कहीं पे नहीं होगा, चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, तब तक चार्ज स्पेसिस का फ्लो नहीं होगा। फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन होना चाहिए, चाहे वो कटायन हो, अनायन हो या दोनों हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। अब देखिए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मतलब इसमें भी चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसमें वीक है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट तो है तो इसमें भी चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन होगा, मतलब कटायन आयन का फॉर्मेशन होगा। बट ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसमें ज़्यादा चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन होगा। मोर इज द नंबर ऑफ चार्ज स्पेसिस, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल कंडक्ट मोर। तो जितना ज़्यादा चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट हमारा बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट कर रहा है। ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट कब करेगा, जब हमारा चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। जबकि ये हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट तो है ये भी, मतलब ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा बट उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि इस केस में चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन कम होगा। क्लियर? आई बात समझ में? तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, दैट सब्सटेंस और दैट इलेक्ट्रोलाइट विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेरी स्ट्रांगली और वेरी फाइनली, दैट इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? और जो उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? आई बात समझ में? नाउ अब देखिए कोई भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, एनी स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा। कोई भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। और कोई भी हमारा सॉल्ट होगा, एनी सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एनी सॉल्ट, कोई सा भी सॉल्ट होगा हमारा तो दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और वो हमेशा कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि कोई भी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो हमारा
सॉरी वीक एसिड होगा, या तो वीक एसिड होगा नहीं तो वीक क्या होगा बेसिकली आपका बेस होगा। चाहे वीक एसिड हो या वीक बेस हो तो वो हमेशा कौन से इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा, दैट विल ऑलवेज एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह इन तीनों को एक्ट करेगा। आप अगर आयनिक पढ़े होगे तो उस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड की हम लोग बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस, तो वहाँ पे अगर पढ़े होगे आप कि स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड जिस केस में 100+, क्योंकि एसिड्स तो वो होते हैं जिस केस में हमारा वाटर में डिजोल्व करने के बाद H+ आयन हमारा ब्रेक होकर के निकले। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज एसिड जिसमें टोटल 100% H+ आयन हमारा ब्रेक करके निकल जाता है, दैट ऑल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वेयर एज वीक एसिड्स आर दोज एसिड जिसको वाटर में डिजोल्व करने के बाद 100% H+ का रिलीज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ HCl, तो HCl विल ब्रेक इनटू H+ एंड Cl-। क्लियर होगा। अगर आप देखो तो HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्लियर, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर आप HCl का 1 मोल लिए होगे स्टार्टिंग में, मान लीजिए कि दिस इज द कंडीशन फॉर टाइम t इक्वल्स टू 0, टाइम t इक्वल्स टू 0 मतलब क्या चाहिए कि अभी HCl इसमें टूटा नहीं है, अभी तुरंत रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है, मतलब अभी पूरा का पूरा रिएक्टेंट ही है, तो प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं बना हुआ होगा अगर हम रिएक्टेंट का 1 मोल लेंगे तो। जबकि मान लीजिए कि समथिंग टाइम t इक्वल्स टू t, कुछ देर बाद टाइम t पे ये स्ट्रॉन्ग है, मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएशन शो किया होगा, मतलब 1 में से पूरा का पूरा 1 टूट गया होगा, तो इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, 1 मोल बैलेंस्ड इक्वेशन में, तो इसका 1 मोल टूटा तो इसका 1 मोल बना, इसके भी 1 मोल से 1 मोल, तो इसका भी 1 मोल से 1 मोल बना। तो 1 मोल हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट था, 100% डिसोसिएशन शो किया कि नहीं, क्योंकि 1 - 1 इसके पास बच क्या गया फाइनली 0, मतलब ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया, 100% आयोनाइजेशन शो किया। तो 100% आयोनाइजेशन जो शो करेगा तो उसमें चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया हमारा, तो इस केस में स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि कोई अगर वीक एसिड का एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज बेसिकली क्या चीज़ हमारा वीक एसिड, तो अगर ये हमारा टूटेगा तो इट विल ब्रेक। देखिए ऑक्सो एसिड के केस में पढ़े हो गया सही आप कि वही हाइड्रोजन से ब्रेक होकर के निकलता है हमारा वाटर में डिजोल्व करने के बाद, जो हमारा ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो ये हाइड्रोजन कार्बन के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये टूट करके नहीं निकलेगा, बट ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू टूट करके निकलेगा। तो ये H++ बच गया यहाँ पे HCOO और एक माइनस चार्ज, इट विल बी HCOO-। क्लियर। नाउ फॉर्मिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड, पढ़े हो गए आप कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसका भी सपोज कीजिए हम लोग 1 मोल लिए हैं, मतलब फॉर्मिक एसिड का भी 1 मोल, HCl का भी 1 मोल, तो इसका तो ऐसे भी कुछ भी नहीं बन रखा होगा उसमें, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, टाइम 0 ही है अभी। टाइम t इक्वल्स टू समथिंग एट टाइम t, सिंस इट इज़ अ वीक एसिड, तो वीक एसिड कभी भी 100% आयोनाइजेशन शो नहीं करता है, तो इसके 1 मोल में से हो सकता है कि 0.6 मोल डिसोसिएट किया होगा, क्योंकि 1 का 1 डिसोसिएट कर जाता तब तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही हो जाता। ये वीक है, मतलब 1 का 1 मोल डिसोसिएट नहीं किया है, मान लीजिए कि 1 में से 0.6 डिसोसिएट किया, तो बच कितना गया 0.4 मोल। इसके 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है 1 मोल, बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस है इक्वेशन, आप चेक कर सकते हो। इसके 1 मोल से इसका बन रहा है हमारा 1 मोल, तो इसका टूटा है कितना 0.6 मोल, तभी तो बच गया 0.4। तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 0.6 मोल टूटा है, तो कितना बनेगा इसका 0.6। क्लियर। इसके 1 मोल से इसका भी 1 मोल बन रहा है हमारा, बैलेंस्ड इक्वेशन में देखिए यहाँ पे आगे 1 है, तो इसका ब्रेक कितना किया 0.6, तभी तो 0.4 बचा है, तो इसका 0.6 ही टूटा, तो 1 से 1 तो 0.6 से 0.6। तो अगर हम लोग H+ की बात करें या टोटल आयंस की ही बात करें HCl के केस में और फॉर्मिक एसिड के केस में, तो इस केस में टोटल आयंस तो 1 मोल हमारा H+ बना, 1 मोल हमारा Cl- बना, दैट मीन्स 1 मोल कटायन और 1 मोल अनायन, तो टोटल आयन कितना बना 2 मोल आयंस। क्लियर। इसका भी 1 मोल लिए थे, इसका भी 1 ही मोल से हम लोग स्टार्ट किया, वीक एसिड का भी। इधर में हम लोग अगर आयन की बात करें तो इसका भी 0.6 मोल, इसका भी 0.6 मोल, मतलब कटायन भी 0.6, अनायन भी 0.6, टोटल आयन कितना बना 0.6 + 0.6 दैट इज बेसिकली 1.2 मोल आयंस। देखिए HCl 1 मोल ही लिए थे,
तो हम लोग को आयन कितना मिला, 2 मोल्स ऑफ आयन। फॉर्मिक एसिड का भी हम लोग 1 मोल लिए थे, आयंस कितना मिला, 1.2 मोल्स। दोनों का तो कंसंट्रेशन हम लोग सेम ही लिए थे, अमाउंट तो सेम ही हम लोग यूज़ किए थे, बट आयंस का फॉर्मेशन इस केस में ज़्यादा हुआ। तो जितना ज़्यादा चार्ज स्पेसिस बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट उतना ज़्यादा करेगा ना, तो इस केस में चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन 2 मोल्स हो गया। इस केस में चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन 1.2 मोल हुआ, मतलब इस केस में ज़्यादा चार्ज स्पेसिस बना, मतलब ये स्ट्रॉन्ग हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाला, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक हो गया, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। सिमिलरली इन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। और सॉल्ट हमारा कोई भी होता है तो दैट इज़ बेसिकली फॉर्म ड्यू टू आयनिक बॉन्ड, हमेशा आयनिक बॉन्ड की वजह से बनेगा। और आयनिक बॉन्ड हमारा जब भी आयनिक कंपाउंड को हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो तुरंत आयनाइजेशन शो कर देता है। तो सॉल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर, आई बात समझ में आई बात, क्लियर है ना। तो इस टाइप से तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली वैसा सब्सटेंस जिसका एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट आर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। और हमारा इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप का हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेरी फाइनली। कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बहुत अच्छे से करेगा, जब ज़्यादा चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन होगा। ज़्यादा चार्ज स्पेसिस का फॉर्मेशन हो गया मतलब क्या चीज़ कि रिएक्टेंट पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, मतलब 100% आयनाइजेशन। तो जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है दैट ऑलवेज शो 100% आयोनाइजेशन, मतलब पूरा का पूरा आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा जैसे ही आयन में कन्वर्ट हो गया तो वो हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा बिहेव करेगा, ठीक है। और 100% आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन शो करेगा। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑलवेज जो डिसोसिएशन शो करेगा दैट विल बी लेस देन 100%, हमेशा 100% से कम होगा। मैक्सिमम 99% तक जा सकता है, 99% मतलब 100 ही हो गया, बट 100% से कम हमेशा आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन मतलब आयन में कन्वर्ट होना। तो जब पूरा का पूरा आयन ही नहीं बना मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उतने अच्छे से नहीं किया हमारा। क्लियर, आई बात समझ में। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं। अब देखिए समझ में आया बात। अब देखिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ करते हैं। तो इतना तो समझ में आया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, नहीं है, सो है। अब देखिए हम लोग बेसिकली एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ रहे हैं, जो कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में ही पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ही पढ़ लेते हैं, जैसे केस 1 करके। अभी तक हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास पे नहीं आए हैं, वो क्या है हम बताते हैं आपको पहले दिखाएंगे कि देखिए मोलर मास गलत हो गया, तब तो सही करेंगे उसको। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है आपका, सपोज दिस इज अ सॉल्यूशन, जिस केस में सॉल्वेंट है आपका कोई, ठीक है। और हम लोग क्या किए इस केस में सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लिए। सपोज सॉल्यूट इज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, लिक्विड स्टेट में ये भी, ठीक है। तो HCl को हम लोग डिसॉल्व कर लिए, तो आसानी से हमारा सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन में हम लोग आसानी से कोई सा भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर HCl हमारा नॉन वोलाटाइल नेचर का है तो हम लोग आसानी से कोई सा भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो आप मान लो फिलहाल के लिए हम लोग कोई सा भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग 1 मोल HCl को इसमें डिसॉल्व किए, ठीक है। 1 मोल HCl है और सॉल्वेंट हमारा जो भी है, मतलब टोटल जो सॉल्यूशन बना है, सपोज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, मतलब सॉल्वेंट और HCl के एडिशन से जो सॉल्यूशन बना है दैट इज़ 1 लीटर। और हमारा HCl का कितना मोल हम लोग इसमें डाले थे, सॉल्यूट कितना है हमारा 1 मोल। नाउ अगर इस केस में हम लोग पाई को कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, पाई स्टैंड्स फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इज इक्वल टू बेसिकली होता है CRT, वेयर C रिप्रेजेंट्स मोलैरिटी, मतलब इट विल बी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू R इनटू T। क्लियर।
आई बात समझ में। नाउ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि HCl है दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लोग मान लेते हैं दैट इज़ 1 इंटू R इंटू टी, मतलब पाई का वैल्यू सिंपली क्या आ गया RT। इस केस में हम लोग अगर मैथमेटिकली फार्मूला से कैलकुलेट करें तो एकदम बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा पाई कितना आना चाहिए, RT आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इसी का हम लोग मैथ्स के हेल्प से भी सॉल्व किए, जितना पढ़े हुए हैं उसके हेल्प से, लेकिन अगर यही हम लोग लेबोरेटरी में बैठ करके एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो लेबोरेटरी में अगर हम लोग बैठ करके एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो कभी भी हमारा इस केस में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर RT के बराबर नहीं आता। अगर लैब में सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे थे, मैथमेटिकली सॉल्व किए तो ये आ गया, लेबोरेटरी में अगर सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे होते हैं तो कभी भी इसका बराबर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि HCl जो है हमारा, दैट HCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे ही वाटर में इसको डिजोल्व किए होंगे, सॉल्वेंट वाटर है हमारा, तो जैसे ही वाटर में इसको डिजोल्व किए होंगे, जाते ही क्या हुआ होगा, 100% आयोनाइजेशन शो किया होगा। अरे किया होगा। तो HCl बेसिकली क्या हुआ होगा, ये हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, ये हमारा थियोरेटिकल पार्ट है जो हम लोग थ्योरी की हेल्प से, मैथ्स के हेल्प से सॉल्व किए हैं। दिस इज एक्सपेरिमेंटल, क्लियर। इसको हम लोग थियोरेटिकल यहाँ लिख ही देते हैं, थियोरेटिकल। नाउ दिस इज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल, क्लियर। नाउ अब देखिए, जैसे ही हम लोग HCl को इसमें डाले होंगे, सॉल्वेंट इज सपोज वाटर, ठीक है, तो HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब 100% डिसोसिएशन शो करेगा। तो HCl को जैसे ही वाटर में डाले होंगे, HCl तो HCl के फॉर्म में नहीं रहा होगा, वो तुरंत किस में टूट गया होगा, H+ में टूट गया होगा, और किस में टूट गया होगा, Cl- में। ब्रेक किया होगा, नहीं किया होगा। अब हम लोग HCl का कितना मोल से स्टार्ट किए थे, 1 मोल से स्टार्ट किए थे। इसका हम लोग 1 मोल लिए हुए थे जब हमारा शुरुआत था, तो लेकिन तो इधर में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको सॉल्वेंट में डाले होंगे, उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ होगा, तो सिंस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, 100% आयोनाइजेशन तुरंत शो कर देगा, तो इसका 1 का 1 पूरा खत्म हो जाएगा, 0 बच जाएगा, इसका 1 और इसका 1। मतलब सॉल्यूशन में डालने के बाद HCl नहीं रह गया, HCl कन्वर्टेड इनटू H+ एंड किस में, Cl-, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो वो तुरंत अपने आयंस में कन्वर्ट हो गया होगा। अब हम लोग थ्योरी के हेल्प से तो देख रहे हैं, या हम लोग को दिख रहा है क्या, कि हम लोग तो 1 मोल सोल्यूट को डिजोल्व किए, HCl सोल्यूट बेसिकली 1 मोल सोल्यूट को डिजोल्व किए, बट हम लोग जिस बीकर में एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो इस बीकर को ये फील नहीं हुआ कि वो 1 मोल हमारे पास सोल्यूट को दिया है। क्यों? क्योंकि बीकर में जाने ही के बाद ये HCl टूट चुका है, किस चीज़ में, H+ और Cl-। इसका 1 मोल लिए थे, तो 1 मोल बन गया है H+ का, और 1 मोल किसका बन गया, Cl- का। तो उस कंटेनर को ये थोड़ी पता चला कि मेरे अंदर 1 मोल है सोल्यूट, वो तो ये समझेगा ना, क्योंकि HCl अब अंदर में नहीं है हमारा, ये इस फॉर्म में नहीं है, H+ और Cl- के फॉर्म में है, मतलब उसको 1 मोल H+ और 1 मोल Cl-, मतलब उसको टोटल कितना मोल सोल्यूट पता चलेगा, 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्लियर। क्योंकि बीकर के अंदर हम लोग जैसे ही इसको डालें तो HCl तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, वो तो बचा ही नहीं। अगर ये टूटता नहीं, डिसोसिएट नहीं करता, HCl ही रह जाता, तो अब उसके लिए भी, मतलब उस बीकर के लिए भी या उस एपरेटस के लिए भी हमारा कितना होता सोल्यूट, 1 ही मोल। लेकिन सिंस ये डिसोसिएशन शो कर दिया, तो डालने के बाद टूट चुका है, तो डाले थे 1 मोल, तो बन गया कितना मोल्स हमारा, 2 मोल्स। मतलब उस बीकर को या उस एपरेटस को सोल्यूट का कितना मोल्स पता चलेगा, 2 मोल्स। तो वो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेगा, वो 2 मोल के लिए कैलकुलेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सोल्यूट तो 2 मोल है, 1 मोल ऑफ H+ एंड 1 मोल ऑफ Cl-। नाउ पाई, दिस इज बेसिकली एक्सपेरिमेंटल, इट इज इक्वल टू, एंड दिस इज पाई थियोरेटिकल। पाई एक्सपेरिमेंटल इज, ये तो हमेशा फिर से होगा हमारा CRT, वेयर C स्टैंड्स फॉर मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो यहाँ पे हो जाएगा ये मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी होता है, इंटू R इंटू T। एंड मोल्स ऑफ सोल्यूट इस केस में कितना कंसीडर करेगा एक्सपेरिमेंट में, 2, क्योंकि 1 मोल तो है नहीं कुछ, हमारा 2 मोल टोटल बन चुका है। तो ये 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो हमारा सेम है, वो तो चेंज नहीं करेगा एक्सपेरिमेंट करने टाइम भी, दैट इज 1 इंटू R इंटू T, मतलब 2RT। तो यहाँ से पाई एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू कितना आ गया, 2RT। पाई थियोरेटिकल का वैल्यू कितना आ गया, RT, सीधा दोगुना आ गया। तो अब आप खुद सोचो
कि हम लोग सेम सब्सटेंस था HCl था, तो हम लोग थ्योरी की हेल्प से पढ़ें, तो थ्योरी की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट किए कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग डिजोल्व किए, क्योंकि हम लोग अंदर का थोड़ी जाके देखते हैं कि हम लोग हमेशा जो कंसीडर किए थे कितना अमाउंट ऑफ नॉर्मल वाटर सॉल्यूट को डाल रहे हैं डायरेक्टली उसी पे। तो उस केस में हम लोग डाल लेते 1 मोल, तो 1 मोल के लिए सॉल्व किए तो हमारा RT आ गया। लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो वो तो बीकर या एपरेटस चेक करेगा कि मेरे पास कितना सॉल्यूट है, तो उसको दिखा कि मेरे पास 2 मोल सॉल्यूट है, तो वो उसके बेसिस पे पाई कैलकुलेट कर लिया ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसको 2RT आ गया। अब देखिए सेम ही सब्सटेंस का ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब थ्योरी में कैलकुलेट किए 100 और एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किए 100, दोनों अलग अलग आ गया, तो ऑब्वियसली मिस्टेक है हमारा। एक्सपेरिमेंटल हमारा एपरेटस से आया, इसका मतलब ये तो करेक्ट है, मतलब थ्योरी में कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक हो रहा है। और मिस्टेक सिंपल सा है, आपको दिख रहा है कि हम लोग 1 मोल सॉल्यूट को नहीं एक्चुअल में यूज़ किए हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, 2 मोल्स को यूज़ किए हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अंदर में जाकर के डिसोसिएशन शो किया होगा, ठीक। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब मोलर मास सॉल्यूट का चेंज किया। जैसे इस केस में अगर बात करें हम लोग, मोलर मास का डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये थियोरेटिकल वो एक्सपेरिमेंट। मोलर मास हम लोग पाई के हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो सेम केस होगा, हम आपको लास्ट में बताएंगे उसको। अगर देखिए मोलर मास निकालने का कोशिश करते हैं, एक बार थियोरेटिकल और एक बार एक्सपेरिमेंटल। हम लोग को HCl पता नहीं है, सिंपली दिया हुआ था कि 1 मोल सॉल्यूट है, ठीक। अभी तो हम लोग जान के कर लिए हैं, और उधर से 2RT है, ताकि हम लोग को समझ में आए कि चेंज हुआ। देखिए जैसे पाई इज इक्वल्स टू बेसिकली होता है CRT, देन पाई इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू T, क्लियर, क्योंकि ये मोलैरिटी होता है बेसिकली। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैन ऑल्सो बी रिटन एज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में होता है बेसिकली। मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट करें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इट विल बी इक्वल टू, सारा तो इधर में यही है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई, इधर में हमारा पाई आ जाएगा, तो पाई और पहले से ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है मेरा, तो मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का हम लोग इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं, क्लियर, आई बात समझ में। नाउ ये पाई अगर इस केस में कैलकुलेट करने की कोशिश करें, अगर इस केस में हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो पाई के वैल्यू के जगह पे हम लोग पुट करेंगे RT, क्योंकि पाई थियोरेटिकल आया है RT। और अगर इस केस से एक्सपेरिमेंटल हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तब हम लोग वहाँ पे पाई की जगह पे पुट करेंगे 2RT। यहाँ पे भी हमारा सेम था HCl, यहाँ पे भी हमारा सेम था HCl, वही तो था हमारा, अरे HCl ही ना था हमारा, इधर भी HCl इधर भी HCl, लेकिन क्या हो गया हमारा, इधर में हम लोग मोलर मास यूज निकालेंगे तो कुछ और आ जाएगा, निकाल ही लो ना। जैसे यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना लिए थे 1, तो 1 मोल में हमारा HCl का कितना वेट होगा, ये हम लोग को पहले से इस केस में पता है, लेकिन हर केस में पता नहीं रहेगा। 1 + 35.5 दैट इज बेसिकली 36.6, तो इट विल बी 36.6 इंटू RT, निकाल ही लीजिए MW इस केस में 36.6 इंटू RT डिवाइडेड बाई पाई के जगह पे कितना है इस केस में RT इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हम लोग 1 लीटर मान चुके हैं, 1 तो RT से RT कैंसिल और 1 तो है ही हमारा, तो मॉलिक्यूलर वेट इस केस में आ गया 36.6। और इस केस में मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया हमारा, तो इस केस में मॉलिक्यूलर वेट बेसिकली आ गया क्या, तो इस केस में मॉलिक्यूलर वेट आ गया हमारा, यहाँ फार्मूला तो सेम है, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हम लोग उतना ही लिए थे ना 36.6, इट इज़ 36.6 इंटू ऊपर में RT डिवाइडेड बाई पाई इस केस में कितना है 2RT इंटू हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1, तो RT से RT कैंसिल, और तो ये इस केस में आ गया 36.6 डिवाइडेड बाई 2। सेम सॉल्यूट HCl का इधर में आया 36.6, इधर में आ गया 36.6 डिवाइडेड बाई 2। अब बताइए एक ही सॉल्यूट का हमारा मोलर मास चेंज कर जाएगा क्या, नहीं, मतलब HCl का मोलर मास हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल आया वो एबनॉर्मल आ गया, गलत आ गया, तो यही हमारा क्या चीज़ है बेसिकली एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में। तो आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही पाई चेंज करेगा, तो पाई जैसे ही चेंज करेगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज कर जाएगा हमारा, मतलब मोलर मास
इज बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, पाई हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो मोलर मास इज बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे कोई सा भी हो। तो अगर हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्लियर, अगर इट विल इंक्रीज देन मोलर मास विल डिक्रीज, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू घट जाएगा एक्सपेरिमेंटल तो मोलर मास विल इंक्रीज। मतलब हमारा एक ही सब्सटेंस का थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल अलग अलग आ जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो हम लोग गलती कर रहे हैं ना। तो ये दिस इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास मतलब क्या चीज़ कि व्हेन द सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, उससे मतलब नहीं है। अगर सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो वो सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के बाद डिसोसिएशन शो करेगा, या किसी केस में एसोसिएशन भी शो करेगा, दैट इज़ अनदर थिंग। मतलब उसका अमाउंट हम लोग चेंज हो जाएगा जैसे ही उसको सॉल्वेंट में डालेंगे, जितना सॉल्यूट लेंगे उससे चेंज हो जाएगा। जैसे ही उसका अमाउंट चेंज हो जाएगा तो अमाउंट जैसे ही चेंज होगा तो उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज हुआ मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुआ, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हुआ मतलब मोलर मास भी उसका क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। तो इस तरह से जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को ले लेते हैं सॉल्यूट में तो हमारा मोलर मास डिफरेंट आ जाता है, बिकॉज क्योंकि हमारा जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के बाद उसका अमाउंट चेंज करेगा, उसका अमाउंट चेंज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल ऑल्सो चेंज, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज चेंज the colligative property will change, and if colligative property is changed molecular mass और molar mass will definitely change। इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई गलती है, उसको गलती को हम लोग को सही करना पड़ेगा, एंड उसी को सही करने के लिए यहाँ पे जो हम लोग का थियोरेटिकल कुछ और आ रहा है हमारा मोलर मास, या मोलर मास इस वजह से अलग आ रहा है क्योंकि पाई जो कि हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वही डिफरेंट आ रहा है, और इस केस में हमारा पाई कुछ और आ रहा है। तो इसी को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए हम लोग एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट फैक्टर इज बेसिकली, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, एंड दैट फैक्टर इज बेसिकली वांट्स ऑफ फैक्टर। पहले तो ये समझ में आया कि मोलर मास क्या चेंज किया। ये आपसे पूछेगा व्हाट इज बेसिकली एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास is basically defined when the solute is electrolytic in nature, या when the solute is electrolyte, as the solute is electrolyte then when it is dissolved in the solvent it will dissociates into it ion, dissociate कर जाएगा अपने ions में, and hence the amount of solute will change। जैसे 1 मोल से 2 मोल बन गया, and as soon as the amount of solute changes the colligative property will definitely change, because colligative property is that property which depend upon amount of substance, और colligative property, as soon as colligative property changes the molar mass also changes, and hence this is basically the case of abnormal molar mass। तो abnormal molar mass is defined in the case of solute which is electrolytic in nature, simple, clear। आई बात समझ में आपको। तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमारा क्या चीज़ हो गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर जा रहा है क्योंकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज कर जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा इनकरेक्ट आ रहा है। तो इनकरेक्ट जो थ्योरी में है उसको हम लोग करेक्ट करेंगे, थ्योरी को फिर से कुछ उसमें चेंज करके, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल तो सही आ रहा है, थ्योरेटिकली ही हम लोग कुछ मिस्टेक किया है। तो उसी के लिए हम लोग एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं थ्योरेटिकली। दैट फैक्टर इज वांट्स ऑफ फैक्टर, बेसिकली नोन एज आई, और उस वांट्स ऑफ फैक्टर के हेल्प से हम लोग जब थ्योरेटिकली भी अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलवेज सही आएगा मेरा, क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में मोलर मास अलग आ जाएगा या ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, कोई सा भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज दैट प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट जैसे ही हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया मतलब उसका अमाउंट चेंज कर ही जाएगा। अमाउंट जैसे ही चेंज किया तो कोई सा भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा। और अभी हम लोग जस्ट देखे हैं कि जो मोलर मास होता है, मोलर मास दैट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द Cp, Cp स्टैंड फॉर
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चाहे कोई सा भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो थ्योरी में हमारा मिस्टेक हो रहा है, तो उसी थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग को मिस्टेक को सही करने के लिए हम लोग नया चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। दैट फैक्टर इज बेसिकली आई, विच स्टैंड्स फॉर वैंट्सऑफ फैक्टर। और ये फैक्टर हमारा अगर हम लोग थ्योरी में अप्लाई करेंगे तो ये आसानी से क्या कर देगा, हमारा थ्योरी को करेक्ट कर देगा। क्लियर? नाउ देखिए आई है क्या हमारा, जैसे पिछले केस की बात करें, सारा कुछ नोट डाउन आप करते जाना पॉज कर करके, ठीक है। जैसे अगर हम लोग पिछले केस की बात करें तो पाई थ्योरेटिकल हमारा आया था, हम लोग सिर्फ पाई के टर्म्स में क्या करेंगे, पाई का फॉर्मूला आसान है, बाकी सारे केस में सेम ही होगा, ठीक है। तो पाई थ्योरेटिकल आया था बेसिकली RT, पाई एक्सपेरिमेंटल आया था बेसिकली आपका 2RT। क्लियर? अब देखिए तो पाई थ्योरेटिकल और पाई एक्सपेरिमेंटल में क्या था, ये तो करेक्ट था क्योंकि एक्सपेरिमेंट से आया बात सही भी था, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड था तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद डिसोसिएशन शो करना चाहिए था, मतलब अमाउंट ऑफ सोल्यूट चेंज करता, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट जैसे ही चेंज किया तो पाई को तो 100% चेंज करना ही चाहिए। ठीक, अब देखिए तो इस केस में तो थ्योरेटिकली हमारा इसका कितना आ गया है, हाफ। हम लोग का एक्सपेरिमेंटल वाला ये करेक्ट वैल्यू है, ये एकदम सही वैल्यू है, तो इधर से हमारा 2RT आया, इधर से कितना आया RT, जो इसका हाफ है, मतलब हम लोग को पाई थ्योरेटिकल को दोगुना करना पड़ेगा। तो आई जो बेसिकली फैक्टर होता है ये हम लोग थ्योरेटिकली वाला पार्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, जो थ्योरी पार्ट में हम लोग का फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग यूज़ करेंगे इसको, ताकि हमारा सही आए। और तभी यूज़ करेंगे जब इलेक्ट्रोलाइट हमारा हो सोल्यूट, चाहे वो वीक हो स्ट्रांग हो, उससे मतलब नहीं। आई तभी यूज़ होगा जब इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई आई का यूज़ नहीं है, क्योंकि जितना अमाउंट सोल्यूट का डालेंगे वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, हमारा डिसोसिएशन शो नहीं होगा। तो आई इज बेसिकली डिफाइंड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल divided by कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। आइए हम लोग हमेशा कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। तो इससे हमारा आई कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे इस केस में अगर आई हम लोग कैलकुलेट करने की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल दैट इज बेसिकली 2RT, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल दैट इज बेसिकली RT, तो RT से RT कैंसिल हो गया, तो आई का वैल्यू कितना आ गया 2। और जैसे ही आई को हम लोग थ्योरी में ही ना हम लोग करेक्ट करना है, तो आई को जैसे ही हम लोग थ्योरी में लगाएंगे तो पाई इज इक्वल्स टू बेसिकली ऐसे तो होता है CRT, लेकिन हम लोग को आई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो पाई इज इक्वल्स टू ICRT। और पाई इस केस में हम लोग थ्योरेटिकल कैलकुलेट करेंगे तो आई का वैल्यू आ गया कितना 2। और हम लोग को तो देखे ही थे मोल्स ऑफ सोल्यूट V1 था, वॉल्यूम V1 था, तो 1 ही रह गया, तो 2RT। तो पाई थ्योरेटिकल भी देखिए 2RT आ गया, कब, जब हम लोग आई कैलकुलेट कर लिए। और आई कैलकुलेट कैसे करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, और उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, फिर से थ्योरी वाले पार्ट में आई को इंट्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन इस फॉर्मूला से आई को निकालने के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहे कोई सा भी हो, या तो पाई वाला हो, या डेल्टा TF वाला हो, डेल्टा TB हो, या फिर P0 माइनस PS या RLBP हो, वही हमारा, तो कोई सा भी हो, तो उसका पहले हम लोग को एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटल उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या आ रहा है, देन उसका पता करना पड़ेगा कि थ्योरेटिकल कितना आ रहा है, और दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो थ्योरेटिकली तो चलिए हम लोग मैथ से निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटल करने के लिए हम लोग क्या लैब में जाएंगे, क्या एक्सपेरिमेंट करने। तो ये हम लोग को सिर्फ समझने के लिए ये फॉर्मूला है, बाकी थ्योरेटिकली हम लोग को पढ़ने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ का नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का पूछ रहा है, तो वो हम लोग को जा करके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना लेबोरेटरी में। तो इसलिए इसका जो सेकेंड फार्मूला है, दूसरा फार्मूला, उस फार्मूला को हम लोग यूज़ करते हैं, and that formula is I is equals to moles left after dissociation divided by initial moles।
मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। तो अगर इस फॉर्मूला से हम लोग आई को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ऑलवेज हमारा करेक्ट आ जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ। क्लियर। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम लोग हमेशा आई को कैलकुलेट कर लेते हैं, और आई को जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो थियोरेटिकल हमारा सारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी गलत आ रहा था, तो उसको सही करने के लिए आई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो व्हेन बेसिकली इससे इधर उधर साइन करेगा। तो व्हेन जब कभी भी सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो स्ट्रांग हो वीक हो, उससे मतलब हम लोग को नहीं है। व्हेन सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट सारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। पहले होता था रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। लेकिन जैसे ही सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट था तब नहीं ये था, सॉल्यूट जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तो हम लोग को ये फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा थियोरेटिकल में। तो यहाँ पे आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, थ्योरी में इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, अब निकालेंगे तो एकदम सही आ जाएगा। सेकंड क्या चीज़ था, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलैलिटी। ये तब था जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो हम लोग को आई को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा थ्योरी को सही करने के लिए। तो आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। एक हमारा था डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी। ये तब था जब सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। अब सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसमें भी आई को इंट्रोड्यूस कर देंगे हम लोग। और लास्ट था पाई इज इक्वल्स टू बेसिकली सी आर टी और एम आर टी मोलैरिटी। यहाँ भी हमारा आई इंट्रोड्यूस नहीं है तो थ्योरी में हम लोग आई इंट्रोड्यूस कर लेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस टाइप से चेंज कर जाएगा। चेंज कुछ नहीं किया है, सारा फॉर्मूला सेम है, सारे के आगे हमारा वन टॉप फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिए ताकि हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल भी करेक्ट आए। और ये तभी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे व्हेन सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई आई का मतलब नहीं है, उस केस में कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कि आई ऑलवेज इज मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल की कितना हमारा डिसोसिएशन के बाद मोल बच चुका है डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। क्लियर। और इस फॉर्मूला से देखिए पहले हम लोग को आई का कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, तभी तो हम लोग यूज़ कर पाएंगे। हमेशा 100% डिसोसिएशन थोड़ी दिया हुआ रहता है, कभी कभी दे देगा कि इतना ही % डिसोसिएशन हो गया। देखिए कई चीज़ें हम आपको बोल बोल के लिखवा नहीं रहे हैं कि ये आप लिखो, बट जब हम आपका स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए ही बोल रहे हैं तो आप उसको नोट डाउन कर लोगे कॉपी में, ताकि दोबारा पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथमेटिकल टर्म जितना लिख रहे हैं उतना ही आप लिखोगे तो आपको हो गया। स्टेटमेंट भी लिखना आपका जरूरी है। जैसे हम अगर आपको एब्नॉर्मल मोलर मास के बारे में बताए थे कि व्हेन सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर, इट्स डिसोसिएट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एंड ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंक्रीजेज इन द solution, and as soon as the amount of substance increases colligative property also increases and hence molar mass decreases। तो ये जो हम आपको बोले थे तो आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं बोले थे, आपको ऑब्वियसली कॉपी भी करने के लिए बोले थे, ताकि इस स्टेटमेंट को जब दोबारा आप रिवीजन में पढ़ो तो आपको समझ में आए कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने से हमेशा काम नहीं चलता है, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा आपको। तो आई का हम लोग फॉर्मूला हमेशा यूज़ करेंगे, आई इज इक्वल्स टू मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल, और हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस टाइप से चेंज कर जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग आई का कैलकुलेशन पढ़ते हैं। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ आई, क्योंकि जब तक आई नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तब तक हम लोग उसको थ्योरी पार्ट में यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हम लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सही नहीं आएगा तो मोलर मास भी सही नहीं आएगा।
चलिए लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ आई। कैलकुलेशन ऑफ आई स्टैंड्स फॉर वांट्स ऑफ फैक्टर। जैसे HCl वाले ही केस में हम लोग कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट HCl के केस में, और ये आपको दे दिया गया है कि इट्स 100% डिसोसिएशन, मतलब पूरा का पूरा टूट रहा है, ठीक है। नाउ HCl बेसिकली डिसोसिएट्स इनटू H+ एंड Cl-। हम लोग को इसका अमाउंट नहीं दिया हुआ है कि इसका कितना अमाउंट है, तो हम लोग टाइम t = 0 पे इसका कुछ भी अपने से अमाउंट मान लीजिए कि A मोल है तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो इसका कुछ भी नहीं रहा होगा हमारा। टाइम t = t पे 100% डिसोसिएशन शो किया है, 100% डिसोसिएशन। इसके लिए हम लोग अल्फ़ा भी यूज़ करेंगे क्योंकि अल्फ़ा ही होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट, और अल्फ़ा क्या होता है हमारा, इट इज़ बेसिकली मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। कितना मोल डिसोसिएट किया आउट ऑफ इनिशियल मोल इज बेसिकली अल्फा, नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्लियर। नाउ इस केस में हमारा डिसोसिएशन कितना परसेंट हो रहा है, 100%, मतलब अल्फ़ा नहीं दिया हुआ है, परसेंटेज अल्फ़ा दिया हुआ है। तो इस केस में हमारा मान लीजिए कि A में से x मोल डिसोसिएट किया होगा हमारा, सपोज, तो A में से x मोल डिसोसिएट किया, हम लोग 100% के लिए उसको पुट करेंगे x का वैल्यू, तो A में से x मोल डिसोसिएट किया तो बच कितना गया, A - x। इसके 1 मोल से इसका बन रहा है 1 मोल, इसका टूटा है x मोल तो इसका बनेगा भी कितना, x मोल। इसके 1 मोल से इसका भी 1 मोल, तो इसका टूटा है हमारा x मोल, तभी तो A - x बचा ना, तो इससे भी बना होगा इसका x मोल। नाउ परसेंटेज अल्फ़ा इज बेसिकली 100। हम लोग को परसेंटेज अल्फ़ा नहीं चाहिए, क्या चाहिए, अल्फ़ा। सो अल्फ़ा, तो परसेंटेज से हम लोग को नॉर्मल टर्म निकालना पड़ेगा, तो उसको कितना से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो इट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल हो गया, अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया, 1। नाउ अल्फ़ा बेसिकली होता क्या चीज़ है, मोल्स डिसोसिएटेड। कितना मोल्स डिसोसिएट किया, A मोल था, उसमें से हम लोग x मोल तोड़े हैं सिर्फ, तभी तो A - x बचा, तो मोल्स डिसोसिएटेड इज बेसिकली x। इनिशियल मोल हम लोग कितना लिए थे, दैट इज A, तो हम लोग x को ही ना हम लोग को रिप्लेस करना है, तो x क्या हो गया बेसिकली, तो x = A × अल्फ़ा आ गया हमारा। नाउ अब हम लोग I को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। I होता है मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन, कि डिसोसिएशन होने के बाद मोल बचा कितना, प्रोडक्ट का ही नहीं, पूरा रिएक्टेंट वेक्टेंट सारे का। तो रिएक्टेंट का डिसोसिएशन होने के बाद कितना बचा है, A - x, तो लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन था A - x प्लस, इनका भी हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि डिसोसिएशन यहाँ के यहाँ पे हो चुका है ना, तो डिसोसिएशन के बाद ये है, तो x और एक और x डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। तो इनिशियल मोल कितना से स्टार्ट किए थे, A से, तो ये वैल्यू कितना आया, -x + x कैंसल, तो इट इज बेसिकली A + x डिवाइडेड बाई A। क्लियर। नाउ A + x, x को क्या लिख सकते हैं, A अल्फ़ा, दैट इज बेसिकली A + A अल्फ़ा डिवाइडेड बाई A। A कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 1 + अल्फ़ा डिवाइडेड बाई A। A से A कैंसल आउट हो गया, तो I का वैल्यू आ गया 1 + अल्फ़ा एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 1 + 1, तो I का वैल्यू हमारा डायरेक्टली क्या आ गया, 2। समझ में तो नहीं आया होगा, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है इसमें, कुछ नहीं था इसमें, हम इतना लंबा एक्सपेंड कर दिए समझाने के लिए, बाकी देखिए कैलकुलेट तो यूँ हो जाएगा हमारा। HCl 100% डिसोसिएशन शो कर रहा है और इसका आपको बोल दिया है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I। हम लोग HCl को चेक कर लिए, तो HCl विल बेसिकली ब्रेक इनटू H+ और Cl-, तो इसका हम लोग इनिशियल में कुछ नहीं दिया था, तो A मोल अपनी तरफ से मान लिए, तो शुरुआत में तो कुछ भी डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा। टाइम t = t पे मान लीजिए कि इसका x मोल टूट चुका है, तो इट इज़ A - x, तो इसका 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो x मोल इसका ब्रेक किया तो x मोल ही बनेगा, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल, मतलब x मोल ब्रेक किया तो इसका भी x मोल ही बनेगा। नाउ परसेंटेज अल्फ़ा इज गिवन 100%, तो परसेंटेज अल्फ़ा इज 100, तो अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट, परसेंटेज से उसका मेन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज आउट ऑफ 100 को इंट्रोड्यूस करता है, तो इसलिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो अल्फ़ा इज 1। नाउ अल्फ़ा होगा क्या हमारा, मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल,
कितना मोल डिसोसिएट किया था, x मोल आउट ऑफ a मोल, तो x अपॉन a वेयर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a इंटू अल्फा। नाउ कैलकुलेट I इज इक्वल्स टू मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन होने के बाद कितना मोल्स बचा, रिएक्टेंट का a माइनस एक्स बचा है, इसका x और इसका x, तो a माइनस एक्स प्लस एक्स एंड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल दैट इज बेसिकली a डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो a प्लस एक्स बाई a, तो a प्लस a अल्फा, x को हम लोग पुट कर दिए, तो यहाँ से 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू हम 1 इंट्रोड्यूस किया, तो i का वैल्यू डायरेक्टली 2 आ गया। ठीक है, आई बात समझ में क्लियर, तो i इस केस में हमारा 2 आ गया, समझ में आया। तो 100% डिसोसिएशन, तो आप यहाँ से चाहते तो i का वैल्यू डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, i का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैसे भी निकाल लेते हैं, i इज इक्वल्स टू इधर में मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये कब होगा, व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू 100%। जब 100% डिसोसिएशन होगा तो आई हमेशा कैलकुलेट हो जाएगा जितना प्रोडक्ट का मोल बनेगा डिवाइडेड बाय जितना हमारा रिएक्टेंट का मोल है। क्लियर, जैसे इस केस में 1 मोल हमारा क्या चीज़ है, रिएक्टेंट, 1 और 1, 2 मोल हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, रिएक्टेंट का 1 ही है ना, तो आई कितना आ गया 2। ये तभी वैलिड है जब अल्फा कितना हो रहेगा 100%, और अल्फा अगर हमारा 100% से चेंज करेगा तो वो अभी हमारा चेंज करेगा, फिर हम लोग को ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा का वैल्यू हर केस में 1 थोड़ी आ जाएगा, वो तो चेंज करेगा ही ना। समझ में आया। चलिए, तो ये था HCl। अगर हम आपको दूसरा एग्जाम्पल दें, बोल दे कि बताइए H2SO4 है आपका और ये 100% डिसोसिएशन कर रहा है, तो इसका I का वैल्यू कैलकुलेट करो। H2SO4 इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा इलेक्ट्रोलाइट जैसा ही आ गया, मतलब इस केस में I का यूज़ करेंगे। नाउ H2SO4 ब्रेक कैसे करेगा, तो H2SO4 विल ब्रेक इनटू, एसिड है तो H+ को रिलीज करेगा, कितना H+, 2H+, और इधर में बच गया SO4, इट इज़ SO4, इधर में एक H पे +1, 2 H पे +2, इस पे -2, तभी तो न्यूट्रल होगा, इधर में न्यूट्रल है। नाउ 100% डिसोसिएशन बोल दिया, 100% डिसोसिएशन बोल दिया तो उतना लंबा स्टेप नहीं करके सीधा क्या कर लेंगे, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नाउ I इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तब भी जब 100% डिसोसिएशन हो, बार बार ध्यान रखना है, तो 2 मोल इसका और 1 मोल इसका, मतलब 3 मोल्स, और रिएक्टेंट का कितना मोल 1, दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू 3। बैलेंस्ड इक्वेशन हमेशा लिखते हैं हम लोग, तो I का वैल्यू 3 डायरेक्टली आ गया। अगर दिया हो रहा था AlCl3 एंड 100% डिसोसिएशन, क्लियर। नाउ 100% डिसोसिएशन, तो AlCl3 इट विल ब्रेक इनटू, बेसिकली एल्युमिनियम पे 3+3 चार्ज होता है, क्लोराइड पे -1, बैलेंस कर लीजिए, 1 एल्युमिनियम, क्लोराइड आयन 3, तो 3 क्लोराइड आयन। ठीक, नाउ 100% डिसोसिएशन, तो नाउ I इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो 1 और 3 कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 1, दैट मीन्स I का वैल्यू आ गया 4। तो इट इज़ ऑलवेज वैलिड व्हेन द डिसोसिएशन इज 100%, व्हेन द डिसोसिएशन इज नॉट 100% देन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो तो 100% डिसोसिएशन शो करता है, तो ये था 100% डिसोसिएशन के केस में। लेकिन ज़रूरी नहीं है, कुछ केस क्वेश्चंस ऐसा भी होगा जो आपको दे देगा कि है तो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट इट इज़ नॉट 100% डिसोसिएटेड, तब उसमें आपको I का वैल्यू कैलकुलेट करो या कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कीजिए, तब हम लोग देखिए कैसे करते हैं उसको कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन ऑफ I में हम लोग 2 टॉपिक कर लेते हैं, केस 1
व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 100%, मतलब डिसोसिएशन हमारा कितना है 100% डिसोसिएशन है। तो इस केस में आई का वैल्यू हमेशा कितना आएगा, दैट विल बी सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज अ साइन ऑफ समेशन, सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ या सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये कब, जब डिसोसिएशन 100% होगा। एंड व्हेन अल्फ़ा इज़ नॉट 100%, मतलब पूरा का पूरा डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, उससे कुछ कम है, ज़्यादा तो नहीं पॉसिबल है ना, 100 मतलब पूरा, उससे कम डिसोसिएशन, तो उस केस में हम लोग आई को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है कैलकुलेशन ऑफ आई व्हेन डिसोसिएशन इज लेस देन 100%। क्लियर? अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी कर ही लेंगे क्योंकि उसमें तो 100% डिसोसिएशन कभी भी होगा ही नहीं। तो हमारा क्या था सेकंड केस, व्हेन अल्फ़ा इज़ लेस देन 100%, 100% से कम है अल्फ़ा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको दे दिए इलेक्ट्रोलाइट, सपोज करो कि NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एंड आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन टाइप का इस टाइप का मान लीजिए कि व्हेन NaOH इज 60% डिसोसिएटेड, जब NaOH 60% डिसोसिएट किया है, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर दैट इज आई, कि कैलकुलेट आई कितना होगा। NaOH कितना परसेंट डिसोसिएट किया 60। अब आप ये नहीं बोलोगे सर ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है 100% डिसोसिएशन शो करेगा, ये स्पेशल केस में आपको दिया हुआ है। ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट। 60% डिसोसिएट NaOH, पहले तो इसको आपको तोड़ने का पता करना पड़ेगा कैसे ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करने के लिए आसान है, देखिए कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, सिंपल चेक करते हैं हम लोग, मतलब रेडिकल टाइप का, जैसे सोडियम एक अकेला हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन एक अकेला हो गया, क्योंकि OH बेस है हमारा तो हाइड्रोक्साइड आयन टाइप साथ में टूटेगा। क्लियर? तो सोडियम एक अकेला है, तो इस एक रेडिकल के नीचे में जितना लिखा हुआ रहता है वो डिसोसिएट होने के बाद आगे में आ जाता है, और सेकेंड रेडिकल के नीचे में जो भी लिखा हुआ रहता है वो उसके चार्ज पे चला जाएगा। जैसे सोडियम को लिखना है तो हम लोग लिख देंगे Na, एक रेडिकल ये था, इसके नीचे में कितना था 1, मतलब 1 Na। क्लियर? और दूसरे रेडिकल के नीचे देखना है तो OH के नीचे में कितना है 1, तो ये जाएगा चार्ज के फॉर्म में, तो सोडियम पे प्लस। अब सेकेंड रेडिकल को लिखिए, तो फिर से जिस रेडिकल को लिखना है उसके नीचे वाले नंबर को आगे ले आना है, मतलब लिखना है हम लोग को OH, इसके नीचे है कितना 1, तो आगे हो जाएगा 1, और सेकेंड रेडिकल के नीचे जितना होगा वो चार्ज, तो इसके 1 तो ब्रेक कर गया। किसी को भी ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे, आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको रेडिकल पहचानना पड़ेगा कौन कौन सा रेडिकल है। वैसे N को अलग तोड़ दिए, A को अलग, O को अलग, H को अलग, तो फिर हो गया। फिर तो इतना अगर बेसिक नहीं आता है तो गड़बड़। नाउ अब देखिए सिंपल, हम लोग को इनिशियल में कुछ दिया नहीं हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है कि 60% डिसोसिएटेड, तो इसका A मोल मान लेते हैं, इसका कुछ भी नहीं होगा। टाइम t को t पे इसका A में से मान लीजिए x मोल टूटा होगा, तो इसका बच गया A माइनस एक्स, तो इसके x मोल से 1 मोल से 1 मोल, तो x मोल से इसका भी x मोल, 1 मोल से 1 मोल, मतलब x मोल टूटा है, इसका भी कितना मोल x मोल। नाउ अगर हम लोग I कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो I इज मोल्स लेफ्ट आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद जितना मोल्स बचा है, तो इधर में A माइनस एक्स, इधर में x, इधर में x, तो A माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल, इनिशियल मोल इज A माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, मतलब A प्लस एक्स डिवाइडेड बाई A, ये क्या आ गया I। अब हम लोग को x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को अल्फ़ा दिया हुआ है 60% डिसोसिएट है, मतलब परसेंटेज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 60, सो अल्फ़ा विल बी 60 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज से नॉर्मल चेंज करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 1010 दैट इज बेसिकली 0.6। नाउ अल्फ़ा होता क्या है, अल्फ़ा इज मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल, कितना मोल NaOH का टूटा x मोल, तभी ना A माइनस एक्स बचा, तो मोल्स डिसोसिएटेड इज x, इनिशियल मोल इज A, तो इट इज x अपॉन A, तो x का वैल्यू क्या आ गया A इंटू अल्फ़ा,
पुट कर देंगे इधर में, इट इज़ a प्लस a अल्फ़ा डिवाइडेड बाई a। नाउ I इज इक्वल्स टू a प्लस a अल्फ़ा, मतलब a कैन बी कॉमन, सॉरी तो बच जाएगा इधर में 1, तो 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई a से a कैंसल आउट, तो I इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1 प्लस अल्फ़ा एंड इट इज़ 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 0.6, तो 1 प्लस 0.6 दैट इज़ I का वैल्यू आ गया 1.6। क्लियर, समझ में आया बात, नहीं आया समझ में, तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब कभी भी डिसोसिएशन 100% नहीं होगा तो पहले तो हम लोग I को लिख लेंगे अल्फ़ा के टर्म्स में, और अल्फ़ा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे सो आप देख चुके हैं, तो I को अल्फ़ा के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे और I का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अल्फ़ा के वैल्यू से, और उसको हम लोग पुट कर देंगे तो हम लोग को I का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, सॉरी अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग और x का वैल्यू अल्फ़ा के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे और इधर में पुट कर देंगे हम लोग डायरेक्टली, तो I आ जाएगा। तो जब कभी भी डिसोसिएशन 100% नहीं होता है तो हम लोग को इतना स्टेप करना पड़ता है। लास्ट में हम आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देंगे जिससे हो जाएगा, बट शुरुआत में हम लोग अभी प्रैक्टिस इसी टाइप से करेंगे। ठीक है, तो आप आर्बिट्रेरी कुछ भी मान सकते हो, तो आप कुछ भी अपने अपने से मान लो और उसका I का वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे H2SO4 95% डिसोसिएटेड, कुछ भी HCl 80% डिसोसिएटेड समथिंग, कुछ भी मान लीजिए आप, जैसे NaCl 40% डिसोसिएटेड, कुछ भी मान लीजिए आप, जैसे H3PO4 20% डिसोसिएटेड, और सारे के लिए आप खुद से I का वैल्यू कैलकुलेट, आप आर्बिट्रेरी कुछ भी मान सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन सब को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका कुछ और क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का जब 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, और देन वीक एसिड पे आएंगे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो कभी भी 100% डिसोसिएशन शो नहीं करता है, तो उस केस में भी I को कैलकुलेट करना सीखेंगे। जब I को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तब हम लोग मोलर मास को भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, और तब हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में उसका एप्लीकेशन भी करेंगे। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, साथ में ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और पीछे का रिवाइज करिए सारा कुछ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।